नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मुख्य परीक्षा की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम पेपर फर्स्ट यानी जीएस पेपर फर्स्ट को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास 90 दिन का एक टारगेट है। कितना? 90 दिन का टारगेट है और इस 90 दिन में हम फर्स्ट पेपर के पर डे 5 प्रश्न करेंगे। 5 प्रश्न को हम लिखेंगे। इस तरह से हम देखते हैं 450 प्रश्न आप लिख चुके होंगे और 450 प्रश्न लिखने का सीधा सीधा मतलब है कि पूरी डायमेंशन है जो पाठ्यक्रम की, उसको आप कवर कर चुके होंगे और कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप न लिख पाए। चलिए शुरुआत हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न देख लेते क्या कह रहा है। यह पहला प्रश्न आज देख लीजिएगा। भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल के योगदान की तुलना कीजिए। पहले प्रश्न को समझिए, क्या कह रहा है? भारत की स्वतंत्रता में इनका क्या योगदान है और दूसरा राष्ट्र निर्माण में। दो सेक्शन है। अब आजादी के लिए उनके क्या प्रयास है, ये बात समझ लीजिएगा। दोनों को हमें कैसे देखना है कि स्वतंत्रता में या स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान है, दूसरा राष्ट्र निर्माण में। अब राष्ट्र निर्माण की आधारशिला क्या होती है, राष्ट्र निर्माण की आधारशिला के मूल तत्व क्या होते हैं, इनको हम डायमेंशन को देखते हुए अपने आंसर को राइट करेंगे, आंसर को लिखेंगे। ठीक है। यहां पर हम देखें हल करने से पहले क्या हमारे दिमाग में चलना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिएगा। अब इसमें ये जानकारी ये मत दीजिएगा कि इनका जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई। इस जानकारी की कोई मतलब नहीं है, पीटी वाला खत्म हो चुका मामला। लेकिन जानकारी का मतलब है उनकी वैचारिक दृष्टि क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में वो किस वैचारिकी से गुजर रहे थे, किसको फॉलो कर रहे थे, और राष्ट्र निर्माण में उनके क्या तत्व थे जिससे वो एक राष्ट्र की एक कल्पना कर रहे थे कि आजादी के बाद मेरा देश कैसा होगा। इसमें आपको यह भी समझ लेना चाहिए क्योंकि उनकी सुभाष चंद्र बोस की तो डेथ पहले ही हो गई। तो राष्ट्र निर्माण में उनके जो तत्व हैं, उनकी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में और उनके दिए हुए भाषण में और उनके दिए गए कांग्रेस में जो विचार व्यक्त किए हैं, वहीं से देख करके आपको समझ लेनी होगी, समझ विकसित करनी होगी। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आजादी के बाद उन्होंने देसी रियासतों का एकीकरण भी किया है। ब्यूरोक्रेसी पर बहुत अच्छा उनका स्टडी था, कंट्रोल था। तो वहां आप देखेंगे कि आजादी के बाद एक कदम समय मिल जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन इन सभी बिंदुओं को समीक्षात्मक रूप से हम अपने आंसर में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो पहली बात है कि सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर देंगे हम। भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान पर प्रकाश डालेंगे, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रकाश डालेंगे, उनके योगदान की प्रमुख समानताएं और अंतर बताएंगे जो कि प्रश्न का भी एक डिमांड है, और मुख्य बिंदुओं पर सारांश देते हुए हम क्या करेंगे, निष्कर्ष कर देंगे। ठीक है। तो ये 5 सेक्शन में आप अपने प्रश्न को तोड़ लीजिएगा। अब देखिए परिचय की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस हैं, तो सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी भूमिका, प्रश्न की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो दोनों को लेकर के समग्र दृष्टिकोण के साथ आपको इसकी भूमिका लिखनी है। जैसे सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 2 प्रभावशाली नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता उपरांत राष्ट्र निर्माण में विशिष्ट योगदान दिया। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद ही दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने जहां एक और उग्रवादी दृष्टिकोण अपनाया, यहां पर यह टर्मिनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, उग्रवादी दृष्टिकोण है, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बाह्य सैन्य सहायता की भी मांग की थी। यानी वो मानते थे कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है तो हम इंटरनेशनल गठबंधन करना चाहिए, बाहरी सैन्य सहायता भी लेनी चाहिए। यानी इनका दर्शन उग्रवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। वहीं अगर मैं दूसरी ओर बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधीवादी नीति से पड़े बड़े थे, कांग्रेस के संगठन का जो ढांचा था उसमें इतने बेजोड़ हो चुके थे कि वो गांधीवादी दर्शन से बाहर नहीं निकले, और उन्होंने आजादी का जो मार्ग है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें गांधीवादी तत्वों को ही ध्यान में दिया। इस बात को ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक व्यवहारिक रणनीति अपनाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में देश के भीतर आंदोलन को प्रबल किया। ये आपका क्या होगा,
परिचय होगा प्रश्न का। अब स्वतंत्रता में योगदान की हम बात करें तो में योगदान की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की देख लें तो सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी मेयर कलकत्ता के चुने गए थे। चित्तरंजन दास का उनका प्रभाव था और जब वो आईसीएस की तैयारी किए, चूंकि ब्रॉड नॉलेज भी थी उनको है, और वहां पर जो बंगाल में जो साहित्यिक रूप से काफी साक्ष्य मौजूद थे, काफी डेटा मौजूद था। बंगाल विभाजन के समय जो वहां हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में उसको बंगाल विभाजन के दिवस को मनाया, तो जो सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक जो चेतना थी उससे ओतप्रोत थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए वो क्या दर्शन अपनाते हैं? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता, जो कि बंगाल विभाजन के बाद आपने देखा होगा स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट हुआ था, ठीक है, और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उग्र प्रतिरोध। यानी 1905 के बाद भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद, क्रांतिवादी राष्ट्रवाद भी आपको दिखाई देता है, ठीक है। क्रांतिकारी आतंकवाद लिखिएगा, अभी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात करें तो बोस स्वतंत्रता के मार्ग के रूप में सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए का गठन किया और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए धुरी राष्ट्रों से सहायता की मांग की थी। आजाद हिंद सरकार जानते ही उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और लड़कर हम मतलब ब्रिटिश शासन को लड़कर के बाहर करेंगे, ऐसा उनका पूरा कंसेप्ट था, ठीक है। 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की और जिसे तत्कालीन जो ब्रिटिश विरोधी खेमा था वो सारे देशों ने लगभग इनको मान्यता दी थी। ये आप इसको यहां पर लिख सकते हैं। अब यहां पर कांग्रेस के उदारवाद से मोहभंग। हम जैसा आप जानते हैं कि गांधी जी ने कई बार आंदोलन को वापस लिया, जैसे चौरी चौरा कांड के बाद अशोक आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। तो इस बात से जो युवा थे और जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की कल्पना करने वाले लोग थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वो थोड़ा उसे असहमत दिखाई दिए थे। तो कांग्रेस के उदारवाद से उनका मोह भंग हो गया था। कांग्रेस नेतृत्व के दृष्टिकोण से, विशेषकर गांधी जी और पटेल के दृष्टिकोण से वो असहमत थे, जिसके कारण उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दे दिया था। जबकि अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो वो अहिंसक प्रतिरोध को मानते थे और यह था गांधीवादी तरीका। गांधीवाद, गांधी जी के करीबी सहयोगी के रूप में पटेल ने अहिंसक सविनय अवज्ञा का पालन किया। बारदौली सत्याग्रह में दिखाई भी देता है उनका, है ना, इनका जो उदाहरण है। और उन्होंने कहा कि हम गांधी जी के तरीके से ही क्या करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे जनसंघर्ष की, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी भूमिका थी। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में पटेल ने अपनी संगठनात्मक क्षमता से व्यापक विरोध सुनिश्चित किया था। मतलब उन्हें हथियार के लिए प्रेरित नहीं किया, हथियार उठाने के लिए प्रेरित नहीं किया। तो कुल मिलाकर के जो पटेल जी की जो सोच थी वो थी कि हम समन्वय बना करके और गांधीवादी तरीके से ही अंग्रेजों को बाहर करेंगे और शासन सत्ता अपने हाथों में लेंगे और आजाद देश को आजाद कराएंगे। अब कांग्रेस नेतृत्व और व्यवहारिकता, बोस के विपरीत, सुभाष चंद्र बोस के विपरीत पटेल ने समझौता और राजनीतिक संगठन को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि जो समझौतावादी सिद्धांत है कि जैसे लोग तैयार होते हैं, संगठन के लोग तैयार होते हैं और आंदोलन कहां तक चलना चाहिए, कब वापस आना चाहिए, क्रमिक रूप से जो विकास चल रहा था कांग्रेस का, उनको उन्होंने फॉलो किया था। अब ये कह रहे हैं, उन्होंने भारतीय राजनीति पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत हुई, इस बात को प्राथमिकता दी कि हम समझौता और राजनीतिक संगठन को प्राथमिकता देंगे। राष्ट्र निर्माण की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्र निर्माण के योगदान में हमारी एक पहली समग्र दृष्टि होती है कि राष्ट्र बनता किससे है? शिक्षा से बनेगा, आर्थिक उसका संकल्पना हो चाहिए, आर्थिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक एकता का समन्वय वाला सिद्धांत होना चाहिए कि नागरिक कैसे रहेंगे, नागरिकों के बीच सद्भाव कैसे रहेगा और वे आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में और राजनीतिक चेतना में कितनी भागीदारी देंगे। तो राष्ट्र निर्माण के जो आधार तत्व हैं उनको लेकर के अगर हम दृष्टि से देखें तो सुभाष चंद्र बोस की आर्थिक दृष्टि ये थी कि वो समाजवादी योजना और औद्योगिकरण का समर्थन करते थे। नेहरू के दृष्टिकोण के समान आर्थिक विकास में एक सुदृढ़ राज्य की भूमिका का प्रस्ताव रखा उन्होंने और राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया जिसके अध्यक्ष उन्होंने
जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। अब बात करें धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक एकता की, तो बोस ने बंगाल विभाजन के समय की एकता और उसके प्रभाव को देखा था, उससे वो परिचित थे। इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और सांप्रदायिक राजनीति की निंदा की। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। और अपनी इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक में ये वृहद रूप से भारत की संकल्पना करते हैं कि भारत के लिए कौन कौन सी बुनियादी मूल्य आवश्यक हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए कौन से बुनियादी मूल्य आवश्यक है, इस बात की वो इंडियन स्ट्रगल में भी लिखते हैं। और जो उस वक्त संघर्ष चल रहा था उसकी एक समग्र दृष्टि से अभिव्यक्ति भी करते हैं। तो जब आप ये देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस हैं या वल्लभ भाई पटेल हैं, तो उनके द्वारा जो स्पीच दी हुई है, जो राइटिंग की गई है, ऐसे लिखे गए हैं, यानी जो भी लिखा गया है उससे उनकी विचारधारा प्रबलित होती है, प्रतिबिंबित होती है। अब मैं बात करूं, इन्होंने हिंदू महासभा जैसे संगठनों की को विभाजनकारी शक्ति बताया। जानते कि हिंदू महासभा भी मुस्लिम लीग की तरह एक कट्टरपंथ फैला रही थी और एक राष्ट्र निर्माण में समाज अहम भूमिका में होता है। और अगर समाज में विभाजन होगा तो कोई भी राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। राष्ट्र निर्माण की आधारशिला ही बनी होती है, राष्ट्र की संस्कृति भी विभिन्न लोगों से मिलकर के बनी होती है। इन बुनियादी मूल्य को सुभाष चंद्र बोस अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम या आपस में लड़ने वाले जो सांप्रदायिक जो तत्व हैं उनको लताड़ा ही नहीं और उन्हें राष्ट्र विरोधी भी बताया। देशभक्ति की भावना जागृत करना उनकी विचारधारा नारे में प्रतिबिंबित होती है, और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। यह राष्ट्रवाद का एक व्यग्र तो है ही है, एक उग्र रूप भी है। यहां पर बहुत है, यह राष्ट्रवाद का कैसा है, व्यग्र और उग्र रूप है। यह इन्होंने स्थापित भी किया और उत्तरोत्तर पीढ़ियों को इसने प्रेरित भी किया। बहुत से युवा इस बात से, बहुत से लोग सुभाष चंद्र बोस से इस बात से सहमत भी हुए। और बाद में आप देख रहे हैं कि आजाद हिंद फौज इसी बात पर तो उनके साथ आई थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा क्या आप हल्का समझ रहे हैं? कौन देता है? आज अभी कहो कि तुम्हारी जान चाहिए देश के लिए, सबको नानी याद आ जाती है भी, है ना। तो उस वक्त ये नारा देना, तो एक ऐसा ही लीडर नारा दे सकता था जो ये कुर्बानी खुद भी दे सकता था और उसकी वाणी में और उसके संदेश में कोई डिफरेंस नहीं था, यानी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। इसीलिए तो लाखों लोग उनके साथ में आ गए। जबकि उस वक्त गांधी जी या कांग्रेस इनके एक तरह से विरोध में थी, बावजूद एक इतना बड़ा संगठन बनाया उन्होंने, इतने लोगों को इकट्ठा किया, ये हल्की बात नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, उग्र और व्यग्र के रूप में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब गांधी जी ने यही कारण देखा ना, तो उनका देशभक्तों का भी देशभक्त कहा। यही कारण था कि गांधी जी ने क्या कहा, इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के सारे आंदोलन तो भाग लिया था। अब वहां पर आप जिक्र कर सकते हैं 1942 में उनका योगदान कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी उनका लिख सकते हैं, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, दोनों में आप लिख सकते हैं। और 1900 बारदोली सत्याग्रह उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन प्रमुख कार्य है उनका रियासतों का एकीकरण। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ये रियासतें बाधा हो सकती थी, हो नहीं सकती थी, और उनका एकीकरण करना बहुत टफ काम था, इसमें नो डाउट। और अपनी बुद्धिमत्ता से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जहां इनका एकीकरण किया और जहां पर उन्हें ताकत की लगी, जैसे हैदराबाद में, तो उन्होंने ताकत के बल पर भी एकीकरण किया, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की विभेदता को समझ रहे थे, देख रहे थे। और वो अन्य तत्व, ये जो कमजोर वाले तत्व थे, जो राष्ट्र को एक कमजोर कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उन सारे तत्वों को खत्म करने की और भारत में विलय करने की एक योजना बनाई, परफेक्ट योजना बनाई। उससे देश रियासतों का एकीकरण हुआ। जैसे हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई के द्वारा उन्होंने किया था, जूनागढ़ का भी विलय भी किया था, ठीक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, वार्तालाप भी किया, जो नहीं माना उन्हें दबंगई से भी सीधा सीधा मैं कहूं पुलिस कार्रवाई में दबंगी में लिख देना, पुलिस कार्रवाई लिखना, ठीक है। अब सिविल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया उन्होंने कहा स्टील स्ट्रक्चर है ये, प्रशासनिक सेवाएं और प्रशासनिक सेवाओं वाले योगदान में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो यहां पर हम ले सकते हैं कि शासन और स्थायित्व में उनके महत्व को पहचानते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निजी उद्यम पर अगर मैं बात करूं तो बोस के समाजवादी झुकाव के विपरीत यहां पर थोड़ा भिन्नता दिखाई दे जाएगी। पटेल निजी उद्यम के प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे और गांधी जी का ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से उनको मतलब बल मिला था और वो उसको मानते भी थे।
तो इस तरह से उनके दिमाग में मिक्स इकोनॉमी थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो वो क्या रहे, राज नियंत्रण को मुक्त बाजार सिद्धांतों के साथ वो संतुलित करती थी, ऐसी व्यवस्था वो चाहते थे। यानी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच अगर भिन्नता की हम बात करें तो हम पूरा टेबल बना करके इसको लिख सकते हैं। पहली बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था, तो सुभाष चंद्र बोस का था ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशक्त प्रतिरोध का समर्थन करना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का था गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा में विश्वास। ये दोनों में अंतर दिखाई दे जाएगा। कांग्रेस के साथ की बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व के साथ कार्यशैली को लेकर उनका टकराव हुआ और 1939 में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दे दिया। उनका वैचारिक मतभेद हो चुके हैं, कार्यशैली को लेकर के मतभेद हो चुके हैं और ये दिखाई भी दे रहा था। और गांधी जी से तो इतना मतभेद हो गया कि गांधी जी ने तो पट्टाभी सीतारमैया को इनके खिलाफ ही खड़ा कर दिया था और कहा भी था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार गांधी जी की हार होगी। तो अब आप सोचिए कितना मतभेद हो गया होगा इन लोगों में। कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में थे पटेल जी, ठीक है, और निर्णय लेने की महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका भी निभाई थी। शासन पर दृष्टिकोण की बात करें तो समाजवादी योजना के साथ एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार का उन्होंने समर्थन किया था, जबकि ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के समर्थक थे और लोकतांत्रिक शासन का समर्थन करते थे। ठीक है, आर्थिक दर्शन की अगर मैं बात करूं तो राज्य के नेतृत्व वाली आर्थिक योजना और तीव्र औद्योगिकरण का वो समर्थन करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, जबकि निजी उद्यम की प्रमुख भूमिका वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था को ये प्राथमिकता देते हैं। और ये आप दिखाई देंगे कि जो शुरुआत के हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, मिक्स्ड जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन अब इसका झुकाव जो है वो थर्ड सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र की ओर ज्यादा आ रहा है और पूंजीवाद की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न की डायमेंशन को समझा। अब निष्कर्ष लिखेंगे तो देख लेते हैं कि आधुनिक भारत दोनों नेताओं से प्रेरणा ले सकता है। बोस की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं देशभक्ति की दृष्टि, पटेल की शासन और एकता में व्यवहारिकता के साथ मिलकर एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के लिए रोड मैप के रूप में काम कर सकती है। ये आपका प्रश्न था जो आप लिख सकते हैं। इस प्रश्न को, इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं लिखने का प्रयास कीजिएगा, फिर देखिएगा इसमें और क्या डायमेंशन आप जोड़ सकते हैं। ये एक मॉडल आंसर मैंने दिया है, आप इसमें और भी अपने तत्व जोड़ सकते हैं, फैक्ट भी जोड़ सकते हैं। कोई नया विचार आपको अगर समझ में आता है तो उसे पेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप चेक कराने के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दे रखी है, उसमें आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ को या फोटो को तो मैं देख लूंगा। अब मतलब की बात थोड़ा सा, ये तो आपके से की बात है, अब मैं अपने मतलब की थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि यूपी पीसीएस मेंस की क्लास है वो पेपर फर्स्ट की मैंने स्टार्ट कर दी है। और इसमें देखो क्या है, इसमें आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है मोबाइल एप्लीकेशन को। नाम है एप्लीकेशन का टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, लिंक आपके नीचे कमेंट बॉक्स में दे रखी हुई है। यहां पर ध्यान रखना, मैं डेली 5 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने? डेली 5 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के मिलेंगे, जैसे आज मैंने ये प्रश्न बनाया, इसका मॉडल आंसर और इसका रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, और मॉडल आंसर भी यहां पर पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कोई दिक्कत होती है तो मुझे 6388671098 पर संपर्क कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी डिस्काउंट ऑफर पे ये चल रहा है। जो पुराने सारे स्टूडेंट हैं, जो अगर कोर्स में कोई दिक्कत आई हो तो मैं ये ध्यान रखिएगा, उन्हें सारे के सारे जो पुराने स्टूडेंट हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट हम कराएंगे। ठीक है, बस आप अपने ध्येय की तरफ लगे रहिए, अपने भविष्य को एक नया आयाम देने के लिए लगे रहिए, फोकस रहिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।